Good evening, all of you. Welcome once again, Pankaj Chemistry Tutorial. Today we have discussed new topic. In the last class, we have discussed stereochemistry of styrene and cumulins. Today we have discussed stereochemistry of biophenyl. बाइफिनाइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती है ना. तो बाइफिनाइल इज ए कंपाउंड इन विच द टू बेंजीन रिंग are joined together with a single bond, the compound known as biphenyls. तो अब बाइफिनाइल में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास कायरल कार्बन नहीं होगा, तो उसमें भी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे वो कायरल एक्सिस के माध्यम से या किसी और एलिमेंट जो कायरलिटी को शो करेगा उसके माध्यम से हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का एनालाइज करेंगे. Let's start stereochemistry of biphenyl. Stereoisomerism resulting from the limited rotation about a carbon-carbon single bond are called heteroisomerism, and the phenomena is called heteroisomerism. यानी कि अगर मान लीजिए बाइफिनाइल की बात करते हैं, बाइफिनाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक्चुअल में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पे अगर हम देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड पर हम कार्बन कार्बन का रोटेशन चारों तरफ कर देते हैं. अगर मान लीजिए बाइफिनाइल में किसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लग रहा हो तो हम बाइफिनाइल रिंग को भी क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जैसा हम चाहें. लेकिन अगर मान लीजिए बाइफिनाइल की ऑर्थो पोजीशन पर किसी भी बाइफिनाइल दोनों में से एक पर या दोनों पर एक एक पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आके अटैच हो जाए, बल्कि ग्रुप आके अटैच हो जाए, तो उसके रोटेशन में क्या आ जाएगा, वो रोटेशन पूरा नहीं हो जाएगा, लिमिटेड रोटेशन होगा, लिमिटेड डायरेक्शन तक या तो 90 डिग्री के एंगल तक वो रोटेट हो पाएगा, और जिसके कारण वो केवल 90 डिग्री तक रोटेट होगा. यानी उसको रोटेशन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया स्टेरिक हाइंड्रेंस ने. तो इस तरह की जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम स्टडी करेंगे बाइफिनाइल में, वो स्टीरियो मेरिज्म कहलाएगी एट्रोप आइसोमेरिज्म या एट्रोपिजोमेरिज्म कहलाएगी. और जो आइसोमर होंगे वो एट्रोपिजोमर्स कहलाएंगे. सच कंपाउंड हैव एन एक्सियल कायरलिटी, और उनमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता, वो एक्सियल कायरलिटी के कारण ही क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमेरिज्म शो करते हैं. Appropriately substituted biphenyl exhibit enantiomerism due to the presence of chiral axis. The enantiomerism due to the heteroisomer, that is the restricted rotation. ये बात हम कर चुके हैं. तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, एट्रोपिजोमर कहलाएगा, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसके अंदर पाया जाएगा. कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द टू फिनाइल रिंग. The steric hindrance of the substituent in the ortho position of each ring is responsible for such limited rotation. इस तरह के रोटेशन के लिए क्या जिम्मेदार है, जो ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड लगा होगा वो जिम्मेदार है, वो रेस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी. द मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड सो दैट द बोथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग्स आर डिफरेंट इन प्लेन. और दोनों रिंग प्लेन में क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी. एक अगर मान लीजिए प्लेन के अलाइंग है तो दूसरी परपेंडिकुलर होगी, जिसके कारण वो क्या करेंगे, वो स्टेबिलिटी गेन कर लेंगी. ठीक है, तो वो जितना रोटेट हो जाएगा उतना रोटेट होकर एक तो अलोंग द प्लेन होगी एक रिंग, और एक परपेंडिकुलर द एक्सिस होगी. तो वो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी. बाइफिनाइल्स ऑफ द इनेंशियोमेरिज्म व्हेन द मॉलिक्यूल हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब इसकी कुछ कंडीशन है, बाइफिनाइल इनेंशियोमेरिज्म कब कब शो करेगी, उसकी कुछ कंडीशन है, या वो स्पेशल प्रॉपर्टीज इसमें होगी तो ही वो शो करेगा. पहली कंडीशन है, ईच रिंग मस्ट बी अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड. हर एक रिंग अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब सेम ग्रुप उन पर नहीं होना चाहिए. ईच द रिंग शुड नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ सिमेट्री एलिमेंट. सिमेट्री एलिमेंट तो होना नहीं चाहिए. तो पहली कंडीशन ही यही है एनेंशियोमेरिज्म शो करने की, कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस
यानी कि कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट उस पर ऑर्थो पोजीशन पर वहां रिंग पर जुड़ा होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी लार्ज साइज का ग्रुप होगा, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, COOH हो, NO2 हो, NHCO CH3 हो, SO3H हो, R हो, कोई सा भी ग्रुप हो, इस तरह का कोई बल्कि ग्रुप लार्जर ग्रुप साइज में जो होगा वो उस पर ऑर्थो पोजीशन पर लगा होगा, तो वो इन इंसुमेरिज में शो करेगा। द स्मॉलर ग्रुप एक ऑर्थो पोजीशन मेक द कंपाउंड प्लेनर इन नेचर। अगर कोई छोटा ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, पूरा रोटेशन हो जाएगा, पूरा रोटेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा नेचर में, दस डू नॉट एग्जिबिट एट्रोपिजोमेरिज्म। तो वो एट्रोपिजोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, बाइफिनाइल में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, एट्रोपिरोमेरिज्म बोलेंगे, एट्रोपिजोमेरिज्म हम कहेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर फर्स्ट दिख रही है आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। अब इनमें देखिए दोनों तरफ सेम ग्रुप है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो उसमें क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनेक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी है, इधर दो है ना, डबल, दोनों कंडीशन क्या है, अलग अलग है दोनों, इसमें तो दोनों साइड के सिमेट्रिक कंडीशन है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें भी ऐसी कंडीशन नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो तो ऑप्टिकली इनेक्टिव रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर सेकंड और स्ट्रक्चर थर्ड जो है, स्ट्रक्चर सेकंड आपको दिख रही है, स्ट्रक्चर थर्ड आपको दिख रही है, स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड दोनों क्या होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगी। These structures are optically active in nature. Is that clear? आगे चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल है, देखिए दोनों तरफ COOH ग्रुप जुड़ रहा है, एक तरफ COOH, इधर भी COOH है ना, और SO3H ग्रुप भी इस पे जुड़ा हुआ है। तो SO3 ग्रुप इज लार्ज इनफ टू कॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। SO3 ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हाइड्रोजन डेवलप करता है, जिसके कारण वो आसानी से क्या शो कर देता है, एट्रोपिजोमेरिज्म वो शो कर देगा, और आसानी से वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा और ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। इसी कारण 2,2 डाइसल्फोनिक एसिड, बाइफिनाइल डाइसल्फोनिक एसिड क्या होगा, रिजोल्व होगा, रिजोल्व होगा यानी ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसके बाद है कायरलिटी ड्यू टू हेलिकल शेप। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल एक्सिस नहीं होती, लेकिन उनकी जो हेलिकल शेप है, वो हेलिकल शेप के कारण भी, हेलिकल शेप भी एक एलिमेंट है कायरलिटी शो करने का। तो कुछ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है नेचर में, है ना, नेचर से जो प्राप्त है उनमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनमें क्या होगा, कायरलिटी हेलिकल शेप के कारण होती है। हेलिकल यानी रिंग नुमा, जैसे स्प्रिंग की जैसी स्ट्रक्चर होती है हेलिकल शेप, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर के कारण। हेलिकल आर द कायरल ऑब्जेक्ट एट द राइट हैंडेड हेलिक्स शोइंग द क्लॉकवाइज रोटेशन। राइट हैंडेड, जो राइट हैंडेड की तरफ घूमती है वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। व्यू अलोंग द एक्सिस एंड मूविंग फ्रंट टू रियर, वो फ्रंट से रियर की तरफ घूमेगा। जैसे अगर अपन क्लॉकवाइज घुमाते तो वो कहाँ से आएगा, फ्रंट से रियर की तरफ घूमेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्लस। और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स क्या होगा, हेलिक्स क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स उल्टा उसके अपोजिट साइड में घूमेगा, इसलिए हम उसको -m से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलिकल कायरलिटी इज ऑफन एनकाउंटर्ड इन नेचर। हेलिकल सेल्स, हेलिकल कंपाउंड आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर विद कायरल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। तो हेलिकल शेप के कारण इसमें क्या होगी, जो कायरल एक्सिस होगी वो हेलिकल शेप के कारण ही क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये हेलिकल शेप के कारण ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाली है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, कायरलिटी के कारण है, कायरलिटी के एग्जाम्पल है हेलिकल शेप के कारण। ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये रेड, ये ग्रुप, ये इस तरह के बल्कि ग्रुप हो सकते हैं। इन हेक्साहेलिडिकेन द टर्मिनल बेंजीन रिंग आर नॉट ऑक्यूपाई सेम प्लेन। अब कुछ एग्जांपल है, देखिए हेलिक्स एक्सियल कायरलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है हेलिसिटी का। ये जो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है, अब ये प्लेन के ऊपर की तरफ है, ये भी प्लेन के ऊपर की तरफ है,
तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद वन अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही है, और ये हेलिकल शेप बना रही है, इसलिए इसका नाम भी हेक्सा हेलिडिकेन है। और ये क्या शो करेगी, कायरिलिटी शो करेगी। Important and famous example of conformational helicity is the some secondary structure of polypeptide। बहुत सारी polypeptide chains में helical structure होती है, वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Many protein have the significant proportions of their chains stabilized in alpha helix। जैसे कि आपने सबने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अल्फा हेलिक्स में जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें अल्फा हेलिक्स रिंग होती है, विच कैन बी फर्दर लेफ्ट टू राइट हैंडेड। वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है और राइट हैंडेड भी हो सकती है। देयर इज अनदर कैटेगरी टू एरोमेटिक कंपाउंड वेयर सुटेबल सब्स्टिट्यूशन फोर्स मॉलिक्यूल buckle from the most favorable planar arrangement, for example the phenanthrene, a planar molecule but substituted in position 4 and 5। अगर phenanthrene पर 4 और 5 पर substituent जुड़ जाए, है ना, मिथाइल ग्रुप, तो become somewhat squid, तो स्क्विड हो जाएगी वो, और एग्जिस्ट टू इनेंशियोमर वो बना लेगी। इस तरह से स्क्विड हो जाएगी और इसके दो इनेंशियोमर बन जाएंगे। ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी हेलिकल शेप आपस में आ रही है, तो यहाँ से एक हेलिक्स जाएगी, ये हेलिक्स है ना, तो हेलिकल शेप के कारण ये भी क्या होगा, 4, 5, 8 ट्राईमिथाइल 1 फिनेंथ्राइल एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, तो ये भी हेलिकल शेप के कारण क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इसके बाद है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड आल्सो एग्जिबिट बोथ द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज द इनेंशियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड क्या होंगे, इनेंशियोमेरिज्म भी शो करते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। द टेट्राहेड्रल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जैसे टेट्राहेड्रल कार्बन पढ़ा, वैसे ही नाइट्रोजन पर भी ये आप हम क्या कर सकते हैं, इस पर सेम अलाइन कर सकते हैं टेट्राहेड्रल वाला कॉन्सेप्ट। दे ओनली डिफरेंस इन द कार्बन दैट द 1sp3 ऑर्बिटल नाइट्रोजन यूजुअली कंटेन लोन पेयर। बस अंतर यही रहता है कि नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, लेकिन कार्बन के पास चारों वैलेंसीज फुलफिल रहती है। ठीक है, और ये जो लोन पेयर होगा ये बॉन्डिंग में पार्ट है नहीं करता नाइट्रोजन का, हम सब जानते हैं। दस नाइट्रोजन जनरली है 3 लिगेंड्स, तो नाइट्रोजन के पास 3 लिगेंड है क्योंकि वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है, और 1 लोन पेयर in sp3 orbital। in term of the chiral center नाइट्रोजन is analogous to कार्बन। और हम कायरल सेंटर की बात करें तो नाइट्रोजन सेम उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से कायरल कार्बन करता है। दस द टर्सरी एमीन फॉलोइंग टाइप हैव कायरल नाइट्रोजन बट डू नॉट एग्जिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो टर्सरी जो एमीन है वो कायरल नाइट्रोजन की तरह रहती है। टर्सरी एमीन में 3 नाइट्रोजन पर 3 ग्रुप होंगे और एक लोन पेयर होगा, लेकिन उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन में जो ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन के जो अटैच ग्रुप होते हैं उसमें रैपिड इंटर कन्वर्जन पाया जाता है इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर में इंट्रैक्शन के, लोन पेयर के साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो इंट्रैक्शन होता है उसके कारण इनमें रैपिड इंटर कन्वर्जन पाया जाता है, जिसके कारण उसमें रेसिमाइजेशन भी बहुत जल्दी जल्दी इसमें रेसिमाइजेशन पाया जाता है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन कायरल कार्बन की तरह ही कायरल नाइट्रोजन की तरह बिहेव करता है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है टर्सरी एमीन वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड पेयर है उनमें रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है, जिसके कारण वो क्या बनाते हैं, रैपिडली रेसिमाइजेशन करते हैं, जिसके कारण वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्लियर, कुछ एग्जांपल है देखिए, है ना, आर इथाइलेमिन ट्रांजिशन स्टेट है ये, है ना, ये लोन पेयर है, और ये एस इथाइलेमिन, तो आर और एस आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसके कारण ये क्या करेगा, कायरिलिटी शो नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार फिर हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।